तो एक बड़ा मंच जो बिजनेस चैनल के इतिहास में पहली बार कमोडिटी को लेकर सुबह 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जहां पर कमोडिटी मार्केट के एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट ये काम करता है, आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो आप कारोबारी हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स हो, कैसे एसेट क्लास के तौर पर आपको इसको देखना चाहिए। और लगातार एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो एनर्जी वाला सेगमेंट है और इस पैनल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उससे परिचय करवा दे। रुचि शुक्ला जी हैं, एनर्जी हेड है MCX से। हमारे साथ रमेश वारखेड़कर साहब हेड हैं कमोडिटी और करेंसी के ICICI सिक्योरिटीज से। धन के फाउंडर हैं हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता जी, शुक्रिया। और साथ ही सुनील खटके हैं, नेशनल हेड है कमोडिटी रिटेल बिजनेस के सिक्योरिटीज से। और कुणाल शाह है, रिसर्च हेड हैं निर्मल वंश से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप MCX से आती हैं रुचि, आपसे ही सवाल होगा। क्रूड से शुरू करते हैं क्योंकि क्रूड के हम नेट इंपोर्टर है, 80-85% के आसपास हम इंपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं। इतनी बड़ी कमोडिटी है, लेकिन हमारा अगर मार्केट अगर वायदा बाजार अगर देखें तो अगर उसकी लिहाज से देखें तो काफ़ी छोटा है। क्या वजह आप देख रहे हैं और क्या करने की इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है ताकि हमारा भी मार्केट बड़ा हो, हम भी प्राइस सेटर के तौर पर देखे जाए? इतने बड़े कंज्यूमर होने के बाद भी हम क्यों पीछे हैं? क्रूड में विश्वमोहन जी, क्रूड में हमारा एक्चुअली 85% हम 85% इम्पोर्ट करते हैं। और उसके तरीके अगर हम देखें 4 से 5 मिलियन बैरल हमारा डेली का कंजम्पशन है इंडिया में। और अगर उस हिसाब से आप देखें तो हमारे डेरिवेटिव मार्केट जो ये वायदा मार्केट है अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, बहुत शुरुआत है मार्केट की, बट फिर भी हम मल्टीपल टाइम्स ऑफ अपना जो रेगुलर डेली कंजम्पशन है उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं तकरीबन 65 से 70 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है डेली बेसिस पे जो MCX प्लेटफॉर्म पे क्रूड में हो रहा है। तो उसके अगर तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप देखें, अगर कंपनीज देखें, छोटी कंपनीज अपनी SME MSME सेक्टर देखें, इन्वेस्टर देखें, ट्रेडर्स, तो सब लोग ने इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा है। इसमें बहुत अच्छा लिक्विडिटी और ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है और आगे चलते हम देखेंगे ये प्रोडक्ट हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, यानी हेजिंग पॉइंट्स के व्यू से भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। APIs की हम बात कर लेते हैं। रुचि जी, एक और सवाल आप ही से मैं पूछ लेता हूँ। APIs की एंट्री हो चुकी है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड और नेचुरल गैस का, किस तरह की भागीदारी दिख रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स उनका अब तक रहा है? FPIs का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। अप्रैल 2023 से जब से सेबी ने इसमें FPIs को अलाउ किया है कमोडिटी डेरिवेटिव में, तो एनर्जी सेक्टर में अलाउ हुआ है बिकॉज उनको सिर्फ कैश सेटल प्रोडक्ट्स में अलाउड है। तो हमने देखा है अलाउ अप्रैल से लेके अब तक हम देखें तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो चुका है FPIs का। और बहुत सारे FPIs रजिस्टर कर रहे हैं, काफ़ी प्रोसेस में है जिनका प्रोसेस ऑन है बिकॉज उनको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अपने रेगुलेशंस के हिसाब से एक प्रोसेस फॉलो करना है। बट उनका एक्चुअली इंडिया की तरफ रुझान बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। इंडिया की तरफ रुझान तो खैर इस वक्त सारी दुनिया का ही बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियों को भी और समझना चाहेंगे रमेश जी, क्योंकि ये शो की कोशिश, इस महाकुंभ की कोशिश ये भी है कि हम उन इन्वेस्टर्स को भी जोड़ें जो थोड़ी थोड़ी बारीकियां ये सब जानते हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो क्रूड की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, इनफैक्ट कमोडिटीज़, इक्विटी, पूरी एज एन इंडियन इकॉनमी। लेकिन एक बार अगर हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्रूड के उतार चढ़ाव में क्या क्या बड़े फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं। श्योर। अगर आप क्रूड देखें, इक्विटी मार्केट पे जब हम देखते हैं तो देख के ट्रेडर ट्रेड करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का प्रमोटर्स। उसी तरह कमोडिटी मार्केट्स में जब भी कोई ट्रेड करते हैं, हर कमोडिटी का उत्पन्न हर देश में नहीं होता, सिलेक्टेड पॉकेट्स होते हैं। तो इसके लिए पहले सबसे ज़रूरी है कि उनको देखना कि सप्लाई और डिमांड क्या है, सप्लाई कितना हो रहा है और वहाँ से डिमांड कितना है। अगर क्रूड की बात करें तो सबसे बड़े सप्लायर है US, OPEC कंट्रीज विच इज़ 13 कंट्रीज, और रशिया, राइट। डिमांड की बात करें, US इज़ द बड़ा कंज्यूमर, उसके बाद में इट्स चाइना, उसके बाद में फिर इंडिया। तो अगर कोई निवेशक को अगर देखना है तो डिमांड और सप्लाई कैसे है अभी फ़िलहाल, राइट। उसी तरह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, क्या है। फॉर एग्जांपल हमने देखा लास्ट ईयर जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, क्रूड के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हर देश का ग्रोथ कैसा है, GDP कैसा है, नंबर कैसा है, ज़्यादा ग्रोथ रहेगा तो कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, करेक्ट, राइट। और थर्ड पॉइंट हो गया। और इस छोटे निवेशक को ये भी देखना है कि इन सब का इन्वेंट्री डेटा आता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड हर वेडनेसडे इन्वेंट्री डेटा आता है, एक एक्सपेक्टेशन है और उसका क्या
आउटकम आया हुआ है। Okay. सो वो वाला डेटा भी देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी निवेशक को ट्रेड करने के लिए। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब कमोडिटी इंटरनेशनल कमोडिटी है और सब डॉलर में ट्रेड होते हैं। तो इवन इंडियन रुपी वीक होना, स्ट्रांग होना हैज़ इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपये अगर वीक हो गया तो अपना इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। सो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो एक निवेशक को देखना चाहिए जब भी क्रूड में ट्रेड करने के लिए, उसके बाद में ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। चलिए ठीक है, क्रूड को ट्रेड करने की कुछ बारीकियों से हमने शुरुआत की। अब क्योंकि हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, तो क्रूड ऑयल को ऑप्शंस के जरिए भी किस तरह से ट्रेड करने की एक वे आउट है राइटर्स के लिए, बायर्स के लिए? देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट पुट करना चाहूँगा। जैसा आपने पूछा विश्वमोहन जी की क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसमें वॉल्यूम्स बहुत बढ़े हैं। देखिए, बढ़ने का एक रीज़न है, पूरे कोविड के समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में क्रूड और एनजी ही रहा है। चाहे आप क्रूड पहली बार हिस्ट्री में नेगेटिव में ट्रेड किया, उसके बाद सारे इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हैं ग्लोबली, सबका ध्यान क्रूड पे गया कि क्रूड में आखिर हो क्या रहा है। नेचुरल गैस में भी हम लोगों ने देखा, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद लाइफ टाइम हाई पे नेचुरल गैस प्राइसेस चले गए। तो उसका कारण जानने के लिए जो इक्विटी मार्केट को ट्रैक करते थे, बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करते थे, उनका भी एक अटेंशन एनर्जी प्राइसेस पे आया, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेशन ग्रो हुआ है। आज एक कोई रिटेल ट्रेडर है जिसका इक्विटी में होल्डिंग है, उसे भी अब ये जानना जरूरी रहता है कि क्रूड में मूवमेंट क्या हो रहा है, 100%। रीजन क्या है। सेक्टर्स हैं, आप कैसे ऑयल, पेंट्स और इन सबको छोड़ सकते हैं। सो आपका पोर्टफोलियो में एनर्जी प्राइसेस, पोर्टफोलियो किस तरह से डिजाइन करना है, उसमें एनर्जी प्राइसेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो उसके कारण हम लोगों ने देखा है पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है। और थैंक्स टू MCX और बाकी एक्सचेंजेस जिन्होंने कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, तो जिसमें वो कॉम्प्लिकेशंस, इसमें डिलीवरी लेना है, डिलीवरी के प्रोसेस क्या है, उससे लोग दूर हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह से मैं इक्विटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, उसी तरह से एनर्जी और क्रूड है, तो यहाँ पे कैश सेटल्ड है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक रीज़न है। जहाँ तक हम लोगों ने रिटेल पार्टिसिपेशन देखा है हमारे धन प्लेटफॉर्म पे, ये ज़्यादातर वही लोग हैं जो इक्विटी समझते हैं, इक्विटी ऑप्शन समझते हैं, वही यहाँ पे आए हैं। और उनका ट्रेड करने का पैटर्न अलग है, क्योंकि वो वाटर टेस्ट करना चाहते हैं, तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आते हैं। तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट, छोटे ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम बन रहा है। जहाँ तक ऑप्शंस में ट्रेडिंग की बात है, अगेन देखिए, बहुत सतर्कता रखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा ही प्रॉफिट करें, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना ज़रूरी है। जैसा रमेश ने बताया, जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करें और बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, तो आप एनर्जी ही नहीं, बाकी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो आपका एंड गोल है अच्छा मुनाफा कमाना, वो ज़रूर कमा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पहले आपको बेसिक चीज़ें बताएं कि होता क्या है, फिर हम एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे। अब कुणाल जी और सुनील कटके साहब के पास चलते हैं। सुनील जी, आपसे मेरा सवाल होगा ओपेक और ओपेक प्लस को लेकर। आम लोग ये भी समझना चाहते हैं, जैसा रमेश जी भी बता रहे थे कि किन किन इंडिकेटर्स को आपको देखना चाहिए, डिमांड सप्लाई के आंकड़े, इकोनॉमी की ग्रोथ के नंबर्स, जो स्टॉक के नंबर्स हैं, जो बड़े देश है US वगैरह, जो सबसे बड़े कंज्यूमर या प्रोड्यूसर है, वहाँ के स्टॉक के नंबर क्या है, ये सब चीज़ें तो देखनी चाहिए। तो ओपेक और ओपेक प्लस को आम लोगों के लिए समझा दीजिए कि वो होता क्या है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनका क्या असर होता है उनके उत्पादन का। जी विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये कमोडिटी महाकुंभ जो आपने इनिशिएटिव लिया है, कमोडिटी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे आपने सवाल पूछा, क्रूड ऑयल एक सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला कमोडिटी है। ग्लोबली भी इसको वाइट ब्लैक गोल्ड के तरफ माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहा है, जैसे रमेश ने बताया। और इसमें सप्लाई और डिमांड जो है एक बहुत मेजर रीज़न नज़र आता है प्राइस के फ्लक्चुएशन में। तो सप्लाई साइड में जैसे आपने बताया, ओपेक या ओपेक प्लस नेशंस जो हैं ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल सप्लायर्स के तौर पे देखे जाते हैं। उसके अलावा भी थोड़े कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला है या US है, वो लोग भी क्रूड ऑयल ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करते हैं। बट जियोपॉलिटिकल लेवल पे या जियोग्राफी के लोकेशन से भी अगर हम देखते हैं, तो ओपेक का एक बड़ा रोल है ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल सप्लाई करने का। तो एक कंट्रोल्ड वे में ओपेक या ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो हैं एक क्रूड ऑयल का आउटपुट डिसाइड करते हैं, ताकि प्राइसेस ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या ना ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएं।
क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जितना प्राइसेस ज़्यादा होगा तो लोगों का परचेजिंग पावर उतना कम होते जाएगा, और प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ओपेक नेशन या जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं उनको नुकसान होता है। तो एक बहुत ही थिन लाइन होता है सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने का, और ओपेक या ओपेक प्लस नेशंस जो हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए या ओपेक प्लस बोलते हैं तो रशिया आ गया उसमें, तो वो एक दायरे में एक कंट्रोल्ड वे में आउटपुट जो है डिसाइड करते हैं। और ये जो आउटपुट का जो कंट्रोल्ड वे में डिसाइड करने का जो डिसीजन है, ये ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस जो हैं लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस पे पड़ता है। रिसेंटली हमने देखा कि ओपेक ने डिसाइड किया कि हम आउटपुट जो है कम करेंगे, 2 या 3 मिलियन बैरल कम करेंगे। तो ये न्यूज़ से भाव में आपको 5 से 7% उछाल देखने को मिला। और जैसे ही वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ अभी प्राइसेस एक रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं और हम अभी आउटपुट जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि सप्लाई बढ़ने की जो न्यूज़ आती है उससे प्राइसेस जो हैं सस्ते होते हुए नजर आएंगे। तो आइडियली जो निवेशक हैं उनको ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि ओपेक का क्या आउटपुट है, सप्लाई डिमांड में उसका क्या रोल अदा हो रहा है, क्या सप्लाई ज़्यादा होने के कारण से भाव गिर सकते हैं या सप्लाई कम होने के कारण भाव बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए। सारे रिसर्च हाउस भी ये जो ओपेक प्लस का जो डिसीजन है इसको ट्रैक करते हैं। ओपेक के हर महीने मीटिंग्स होते रहते हैं, उसमें वो अपने प्लान्स बताते रहते हैं, उसके बेसिस पे जो निवेशक हैं इस कमोडिटी का एक राइट डिसीजन लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़ा रोल जो है ओपेक प्लस नेशंस का रहता है आउटपुट डिसाइड करने में। बिल्कुल ठीक है। ओपेक प्लस देशों की जितने भी सदस्य हैं उनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, और उनकी मीटिंग्स को, उनकी एक्टिविटी को एनर्जी बास्केट उसे बहुत क्लोजली ट्रैक भी करता है। लेकिन अब थोड़ा सा और ट्रेडर्स के बेनिफिट के लिए कुछ और चीज़ें भी समझ लेता है। कुणाल शाह भी है हमारे साथ। कुणाल, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो बायर्स हों चाहे वो राइटर्स हों, उनके लिए किस मार्जिन के क्या नियम उन्हें ध्यान रखने होंगे? वेल, जहाँ तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, ठीक है, ऑप्शन जब आप कॉल लेते हो तो आपको बेसिकली मार्जिन तो नहीं पे करना पड़ता है, आपको जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है इफ़ यू आर बाइंग एन ऑप्शन एंड इफ़ यू आर अ सेलर ऑप्शन वाइस वर्सा। और उसको छोड़ के जो आपको M2M डिफरेंस आता है, सो फॉर एग्जांपल आपने क्रूड का एक कॉल लिया है, उसका प्रीमियम है 80 रुपीज़, और अगर वो प्रीमियम घट के 60 रुपीज़ हो जाता है तो आपको वो 20 रुपया जो डिफरेंस है वही आपको भरना पड़ता है। सो जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो छोटे निवेशक है, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज जब क्रूड में वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण मार्जिन बढ़ गया था तो वो टाइम पे सबका जो जनरल ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, उनका एक ही कंसर्न था कि इतना मार्जिन कैसे हम पे करेंगे। सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ ऑप्शन हैव इमर्ज फॉर देम। इट्स अ बेस्ट वे टू अप्रोच द मार्केट, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए, जहाँ पे ज़्यादा उनको प्रीमियम में भी लॉस टाइम वैल्यू का नहीं आता है। इफ़ समबडी इज ट्रेडिंग विद अ 2 to 3 days होराइजन जो प्राइस पे कॉल लेते हैं, सो इट्स अ ग्रेट वे टू अप्रोच द मार्केट। और डे बाय डे, जैसे हमने रुचि से पहले भी सुना, विद एवरी पासिंग डे द वॉल्यूम इन क्रूड ऑयल ऑप्शंस इज राइजिंग। सो I would say even as compared to the international bourses, the Indian MCX का जो ऑप्शन का वॉल्यूम है वो इतना रॉबस्ट होते जा रहा है ऑयल में कि एंट्री एग्जिट कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। सो वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ इन द इंडियन कमोडिटी मार्केट। सो मैं खुद भी, निर्मल बंग, हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेशन भी बढ़ने वाला है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ने वाला है का, और सोच समझ के राइट एडवाइस के साथ इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के वॉल्यूम यानी कमोडिटीज में भी बढ़ेंगे विद टाइम। इक्विटीज में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऑप्शन का वॉल्यूम एक बड़ा साइजेबल चंक आ रहा है। लेकिन रुचि से एक सवाल बहुत अहम, रुचि जी, इस वक्त ना ग्लोबली जिस तरह से भी हम ऑयल को ट्रैक कर रहे हैं, ब्रेंट क्रूड को ट्रैक कर रहे हैं, 75 के नीचे आ जाने का मतलब, और तो गवर्नर साहब ने भी बात ही नहीं की कल जो एमपीसी की बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी में जनरली हमेशा ग्लोबल हेडविंड्स की, क्रूड बास्केट की, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की, इन सब की बात होती थी। इस बार तो उन्होंने बात भी नहीं की। तो ये क्रूड इस दायरे में कितने दिन और रह सकता है, या फिर एक सर्ज होने के भी चांसेस हैं? जी, क्रूड पे एक्चुअली अभी रमेश जी ने सबने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट
इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का नहीं आता है। तो एमपीसी ने जो अभी आया है वो ज़्यादातर इन्फ्लेशन और इंडिया के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेट्स को कायम वैसे ही रखा है। बट जब क्रूड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं ग्लोबल, बिकॉज उसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आपके जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा तो प्राइसेस एकदम बढ़ गए थे, फिर हमने गाज़ा स्ट्रिप का देखा, अब रिसेंटली वेनेजुला अभी बात की थी कि वेनेजुला के एक्चुअली ईज सैंक्शंस ईज किए गए हैं तो हमारा इंडिया में भी वेनेजुला से सस्ता तेल आ सकता है बहुत इजीली। हाँ जी। तो उस हिसाब से ग्लोबल डिमांड सप्लाई फंडामेंटल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। पर अभी आपकी रीडिंग क्या कहती है कि अभी इस वक्त एक रेंज में रहेगा या फिर हम सर्ज देख सकते हैं, वापस रिबाउंड देख सकते हैं? ये रिबाउंड और सर्ज एक्चुअली पूरा आपका फंडामेंटल्स पे डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक डेटा पे ज़्यादा, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं जैसे रिसेंटली मूडीज़ ने चाइना का रेटिंग चेंज किया तो उसके हिसाब से अब चाइना से हम थोड़ा रिसेशन या डिमांड कम होने का आसार है, वैसे ही यूएस में भी थोड़ा रिसेशनरी फेस का है। तो अभी उनका क्रिसमस और न्यू ईयर और वैसे भी दिसंबर का और जैन के मिड तक थोड़ा सा एक लल पीरियड रहता है। तो प्राइसेस अपना ऊपर नीचे इन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो उसको रेंज बाउंड अगर आप देखें इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेके अब तक इतना मूवमेंट हुआ है कि अराउंड $66-65 से लेके $93 के बीच में ऊपर नीचे हुआ है एक कैलेंडर ईयर। तो उसको रेंज को एकदम फिक्स करना किसी के भी बस में, बहुत फैक्टर्स प्ले करेंगे बट वो ऊपर नीचे वॉलेटाइल कमोडिटी है ऑलवेज। तो इसीलिए सब जितने भी लोग निर्देशक या इन्वेस्टर्स ट्रेड करना चाहते हैं तो सोच समझकर ये फैक्टर्स जो रमेश जी ने अभी हाईलाइट किए उन सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, आप एक्सचेंज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं एक्चुअली वो जानना चाह रही थी कि क्या फंडामेंटल्स फैक्टर्स है जो कीमतों को ड्राइव कर सकते हैं। भाव पे आगे हमारे और भी एक्सपर्ट्स उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से समझते हैं कई सारी इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल पेट्रो रिफाइनिंग कंपनियां तो डायरेक्टली यूज़ करती है क्रूड ऑयल, उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, चाहे एटीएफ इस्तेमाल हो रहा है, पेंट्स एंड कोटिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स भी इस्तेमाल करती है क्रूड ऑयल को, टेक्सटाइल कंपनियां इस्तेमाल करती है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, हेजिंग के लिए वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है, छोटे इंडस्ट्री वाले कैसे इसको हेजिंग के तौर पर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि वो उनको जो मार्जिन हिट होता होगा अपने रॉ मटेरियल होने की वजह से वो हिट ना हो। जय, आपसे ये मेरा सवाल है। देखिए विश्वमोहन जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं इसे बहुत संक्षेप में और जितना सिंप्लीफाइड वे में समझा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। देखिए, आप अज्यूम करें कि आप एक ग्लास मैन्युफैक्चरर हैं अगर, या पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल उसमें लगना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण आपका मार्जिन वेरी कर सकता है। अगर आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं और बिजनेसमैन हैं तो आपका मेन कंसर्न ये है कि अपने आप मार्जिन्स को किस तरह प्रोटेक्ट करें। सपोज आपने कोई एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है और वो एक्सपोर्ट ऑर्डर का आपको 6 महीने बाद डिलीवर करना है, लेकिन जब आप अगर जाके बिड करते हैं या कोट लेते हैं तो आपको प्राइसिंग आज के एजम्पशन पे देना है। तो अज्यूमिंग कि आज अगर $80 का प्राइस है और उसको बेस रख के आपने अगर अपने पूरे कोटेशन बनाए हैं तो आपने एक मार्जिन का ध्यान रखा होगा। तो वो मार्जिन मैं अज्यूम करता हूँ कि 10% का मार्जिन था। लेकिन अगर आपका 80% आपका कॉस्टिंग का जो फैक्टर है वो क्रूड ऑयल है, जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में अगर 10% का प्राइस बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट रहेगा ही नहीं आपके बिजनेस में। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अगर आपका रॉ मटेरियल है तो आज अगर आप कोई प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो उसे हेज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप रॉ मटेरियल अगर 6 महीने बाद खरीदेंगे और सप्लाई 6 महीने बाद देंगे तो ये 6 महीने का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसे आपको कैप करने की ज़रूरत है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे क्रूड ऑयल चाहिए और मेरे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने के वो मेरा रॉ मटेरियल है, तो ये 6 महीने का जो प्राइस है उसे मैं हेज करके चलूँ। तो हेज करने के लिए आपको एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आना है। तो आप अगर 1 टन का अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो 1 टन इंटू जो इक्विवेलेंट प्राइस है उतना लॉट्स आपको हेज करने के लिए बेचना या खरीदना पड़ेगा। तो वो जब तक आपका रॉ मटेरियल रेडी, जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तब तक आप उसे हेज रखें। जिस दिन आपने रॉ मटेरियल एक्चुअल खरीद लिया, से क्रूड ऑयल प्राइसेस आपने $85 में अगर खरीद लिया तो आपको ये लगेगा कि मैंने
$5 का नुकसान किया रॉ मटेरियल खरीदने में, लेकिन ये $5 का जो नुकसान है ये ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आपने बाई किया है बिल्कुल फ्यूचर्स में। तो इस तरह से ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके कारण अगर आप हेजर हैं तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी करके आपको मुनाफा नहीं कमाना है, आपको अपने बिजनेस से मुनाफा कमाना है। उस बिजनेस के मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज में क्रूड ऑयल को हेज करना आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसको अगर बाकी डिटेल में समझना है तो ऑब्वियसली आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड कर सकते हैं। इस शो में उसको डिटेल में समझाना थोड़ा सा समय का पाबंदी रहेगा, बट ब्रॉडली आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। ओके रमेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा हेजिंग को लेकर, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजाइज करनी चाहिए ताकि आपको अपने बिजनेस को बचा कर रखा जाए। जय ने बहुत सरल भाषा में हेजिंग समझाया। मैं एक केस स्टडी लेके समझाना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले हमने एक टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिले थे पूना में। ओके। टायर जब आपने देखा होगा, जब रबर फटता है तो कुछ वायर दिखता है उसके अंदर। तो ये वायर को और उस रबर को बाइंड करने के लिए एक प्रोडक्ट होता है कैप्रोलैक्टम। मुझे कैप्रोलैक्टम बोलने में भी टाइम लग गया समझने के बाद। बट ये कैप्रोलैक्टम क्या है, बहुत सारे डेरिवेटिव है क्रूड के, नाफ्ता है, बिटुमेन है, केरोसिन, डीजल, ऐसे कैप्रोलैक्टम भी एक उसका डेरिवेटिव है। और उस कंपनी को इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है और क्रूड के उथल पुथल प्राइसेस से इम्पैक्ट हो रहा था टायर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आउटपुट निकालने के लिए। सो दे वांटेड टू हेज कैप्रोलैक्टम। तो हर एक डेरिवेटिव का तो डेरिवेटिव ट्रेड होता नहीं है, और वो क्रूड को यूज़ करना शुरू कर दिए हेज करने के लिए। और जब हमने देखा उसका कोरिलेशन 80% के आसपास था। तो 100% हेज नहीं होगा, बट मैं केस स्टडी बता रहा था कैसे कंपनी इस्तेमाल कर सकता है। पेंट के अंदर भी 40 to 50% इज ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज को यूज़ करना है। रबर इंडस्ट्री हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक्स के अंदर भी पेट्रोलियम के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो दीज आर ऑल द इंडस्ट्रीज जिनको ये अंडरस्टैंड करके क्या कोरिलेशन है देख के इस हेजिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। नहीं, बहुत इफेक्टिवली आपने समझाया भी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में 40 से 50% रॉ मटेरियल आता है, पेट्रोलियम क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। और प्रियंका, अगर आपका यूजेस कम भी है तो उसी हिसाब से आपको हेज करना है। ऐसा नहीं है कि जितना आप इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से उसी पोर्शन में आप हेज कीजिए। जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा हेज बिजनेस हेज करना है, जिसका जितना इस्तेमाल उतनी हेजिंग हो गई है। ठीक है, चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी चर्चा करेंगे, नेचुरल गैस की भी बात करेंगे, और हेजिंग के लिए अगर आप करने जाते हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सुनील जी और कुणाल जी से वो भी समझेंगे किस तरह से स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी महाकुंभ, और एक खास पैनल पूरा एनर्जी बास्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ एनर्जी पर, नेचुरल गैस पर। और अब ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से हेजिंग स्ट्रैटेजी, जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स, क्रूड को फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनके लिए क्या क्या हेजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं निर्मल बैंक से, कमोडिटीज़ हेड है वो। बताएं कुणाल, एक क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे शहरों से लोग जिनको क्योंकि अब ऑप्शंस का वॉल्यूम भी हम जो देख रहे हैं ना, डेरिवेटिव में वॉल्यूम छोटे शहरों से, टियर 2 टियर 3 सिटीज से, लेकिन अभी भी नॉलेज की कमी होती है या फिर पर्याप्त नॉलेज नहीं होती। तो क्या हेजिंग स्ट्रैटेजी, एक बेहतरीन हेजिंग स्ट्रैटेजी जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो तो डिपेंड अपॉन द बिजनेस, आपका क्या बिजनेस है। हेजिंग स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी रैंडमली डिसाइडेड, सो देयर इज़ नो एक्चुअल कोई हेजिंग। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप क्रूड या नेचुरल गैस को कंज्यूम करते हो, सो सबसे पहले मैं क्रूड को टू सर्टेन एक्सटेंट कहूँगा। नेचुरल गैस इज़ बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट M6 पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ US नेचुरल गैस। इंडिया US से नेचुरल गैस बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट नहीं करता है, सो आई वुड नॉट से नेचुरल गैस को तो ज़्यादा हेजिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। आपकी अगर फ्यूचर में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन है, सो उसमें आप ऑप्शन का यूज़ करके उसको हेज कर सकते हैं। बट अगर आप ब्रॉडली क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड में भी बेसिकली इफ़ यू आर अ बायर, इफ़ आप लगातार ऑयल या ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, तो आपको प्राइस रिस्क हेज करने के लिए एक्सचेंज में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और वाइस वर्सा इफ़ यू आर अ सेलर then you can go long in MCX and you can hedge. That is how the hedging works. But hedging is generally done on the case to case basis. जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल आज क्रूड का भाव 6,000 रुपया चल रहा है,
और मुझे लग रहा है कि प्राइजेस ऊपर जाने वाले हैं और मेरी फ्यूचर में मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, तो मैं उसको हेज करने के लिए पुट आगे का थोड़ा बाय करके रखूँगा। सो ऐसे आप स्ट्रेटेजी बिठा सकते हैं मैच करके, बट इट इज़ ऑलवेज अ केस टू केस एंड वेरी सब्जेक्टिव। कुणाल, क्वेश्चन प्राइमरीली तो क्रूड डेरिवेटिव्स के लिए था कि उन इंडस्ट्री के लिए अगर आप थोड़ा बहुत हमें, क्योंकि अभी केस स्टडी से हमें रमेश जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया, टायर इंडस्ट्री का केस स्टडी दिया था, आप भी कोई केस स्टडी के या फिर पर्टिकुलरली कोई इंडस्ट्री को लेकर भी केस समझा सकते थे क्रूड डेरिवेटिव का ही? जहाँ तक क्रूड डेरिवेटिव्स की बात है, जैसे रबर है, रबर जैसे रमेश जी ने कहा, या बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें आपको क्रूड यूज़ होता है। जैसे पेंट इंडस्ट्री है, तो पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें क्रूड डेरिवेटिव का एक रोल रहता है, तो उसका आप कोरिलेशन निकाल के वो हिसाब से समझो, आपको वो रॉ मटेरियल क्रूड के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं और आपको नुकसान हो जाए तो आप एक्सचेंज में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ताकि कल उठ के जब जैसे जैसे आपका रॉ मटेरियल आप बेच रहे हो, आपका सेल हो रहा है, ऐसे आप जो आपकी लॉन्ग पोजीशन जो आपने MCX पे क्रिएट की है वो आप धीरे धीरे सेल करो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन हेज योर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, जिस तरह से अगर आपको खरीदारी करनी है या आगे जाके आपको बेचना है प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से आप अपने उस तरह की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे एसेट क्लास है, जय आपसे मेरा सीधा सवाल ये होगा कि हमें क्यों एनर्जी मार्केट पर ही फोकस करना चाहिए, इस एसेट क्लास पर ही क्यों देखना चाहिए? विश्वमोहन जी, 3-4 रीजन हो सकते हैं। पहला, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपना पहला कदम ले रहे हैं कमोडिटीज़ मार्केट में एंटर करने के लिए, तो अगर आप गोल्ड को छोड़ दें तो जो दूसरा सबसे ईजियर टू अंडरस्टैंड सेगमेंट है या कमोडिटी है वो क्रूड और एनजी है, क्योंकि ये कैश सेटल्ड है। तो आपको वो चिंता नहीं है कि कल मुझे डिलीवरी लेना पड़े, डिलीवरी देना पड़े तो क्या होगा। तो इसके कारण जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आज जो इक्विटी समझते हैं और उन्हें अगर कमोडिटीज़ में ट्रांसलेट करना है तो ये एक ईजियर प्रोडक्ट है समझने के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो हमारा ऑयल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी प्राइसेस में कुछ भी उथल पुथल हो तो उसका इम्पैक्ट हमारे डायरेक्ट कंजम्पशन पे पड़ता है। जैसे आज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, बेसिक चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो वो आपको समझने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि आज मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में या जो कंपनी लिस्टेड हैं, उनके बाई प्रोडक्ट्स या आप देखेंगे उनके रॉ मटेरियल भी हैं तो वो क्रूड से रिलेटेड हैं या क्रूड के डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर पेंट इंडस्ट्री की जो हम एग्जांपल दे रहे हैं या टायर इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रहे हैं, आज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो ये जो कंपनियां हैं जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में है, अगर आप उनके शेयर्स होल्ड करते हैं तो उनके भाव में गिरावट देखने को मिलेगा। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो इकोनॉमी में बुरा असर पड़ता है, तो इंडेक्स नीचे जाता है। तो आपको ये आपके पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो को हेज करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर होल्डिंग होल्ड करते हैं तो आपको क्रूड ऑयल के मूवमेंट और उसमें क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। तो जिसके कारण ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है, आप क्रूड या एनर्जी प्राइसेस में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। और अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको जो पहला स्टेप लेना है ऑप्शंस में करें, या क्रूड ऑयल मिनी या नेचुरल गैस मिनी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई बिना ये झिझक के कि कल मुझे डिलीवरी के झमेलों में पड़ना पड़े, उससे भी आप दूर रहने के लिए अपना यहाँ पे लर्निंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब आपको पहला स्टेप लेना है कमोडिटीज में, तो गोल्ड के बाद जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है क्रूड और एनर्जी। यानी कमोडिटी मार्केट में अगर आपको आसानी से गोल्ड के बाद कुछ समझ में आएगा तो एनर्जी, क्योंकि क्रूड ऑयल की चर्चा भी हर जगह होती रहती है, खबरें भी आपको आसानी से मिल जाती हैं, तो आप इन पे असर कौन कौन सी खबरों की होती है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, रुचि जी बिगनर्स की बात कर रहे थे जय, तो बिगनर्स के लिए क्रूड ऑयल का मिनी कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या क्या बारीकियां हैं, कुछ बारीक बातें आप बताएं। क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड थी मार्केट से हमें मिनी, बिकॉज हमने सुना है अभी वॉलेटाइल प्रोडक्ट होने के कारण इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। तो क्रूड ऑयल मिनी प्रोडक्ट मार्केट में हम अच्छी लिक्विडिटी देख रहे हैं। उसकी बारीकियाँ ये है कि अगर हमारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 100 बैरल का है
तो ये 1/10 है। तो हमारा मिनी जो क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट। और मार्जिन कितना देना होगा अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके तो लिए? मार्जिन इन दोनों का सेम है। मेन कॉन्ट्रैक्ट में आज की तारीख में 40 मार्जिन जितना है उतना ही मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी है, बट क्योंकि आपका मिनी कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज छोटा हो जाता है तो आपका मार्जिन जो एक लॉट पे है वो 1/10 हो जाता है। सो जब आप 1/10 मार्जिन में, तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर हमारी SME MSME कंपनीज हैं जिनकी एक्चुअली डेली कंजम्पशन उस हिसाब से तो जितना टन में कन्वर्टेड टू बैरल्स कर सकते हैं, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में हम बहुत अच्छा ट्रैक्शन भी देख रहे हैं। तकरीबन अभी मार्च में लॉन्च होने के बावजूद मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 300-350 करोड़ डेली का काम हम उसमें देख रहे हैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो मिनी का ऑप्शंस अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ? जब इतना ट्रैक्शन है तो आप ऑप्शंस में भी आना चाहिए अब तो। आप एक्चुअली एक्सचेंज में हम रेगुलर रिसर्च करते रहते हैं, मार्केट से एंगेज करते हैं जैसे प्रोडक्ट्स, और कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी हैं ऑप्शंस को लाने के लिए। तो उसके चलते हम रेगुलर, हमारा यही रहता है जो मार्केट की डिमांड हो और जो हमारा रेगुलेटरी गाइडलाइन में बैठे हैं अच्छे से प्रोडक्ट हो मार्केट के लिए लाएं। ये MCX की हमेशा से कोशिश रही है। तो मिनी ऑप्शन देख से हमारा प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। जब ये दोनों चीज़ें मैच करेंगे, डिमांड प्लस रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो हम मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट भी लाएंगे। रमेश जी से भी एक बात समझना चाहेंगे। रमेश जी, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर नेचुरल गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें हेजिंग का इस्तेमाल हो सकता है? अगर नेचुरल गैस की बात करें, सबसे बड़ा कंज्यूमर इस फॉर पावर जनरेशन। उसके बाद में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है जो नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं हेज करने के लिए। फिर हमने देखा है बहुत सारे सिरेमिक कंपनीज, टाइल मैन्युफैक्चरर्स को नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। सो ये सब इंडस्ट्रीज़ है जो नेचुरल गैस को हेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन छोटे छोटे कंपनी भी है। एंड जैसे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, नेचुरल गैस में वी ऑल्सो हैव ए मिनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ 1/5 ऑफ द नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट, बिगर कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई सारी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती है। कई सारे देशों में तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, स्पेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कई सारी इंडस्ट्री है जहां पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात समझ लेते हैं। सुनील कटके साहब, नेचुरल गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में मौजूद है इसके बारे में बताइए। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या ऑप्शन है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को एंट्री करनी है तो कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब किन किन खबरों का इस नेचुरल गैस की कीमतों पर असर होता है? जी विश्वमोहन जी, देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं, नेचुरल गैस के फ्रंट पे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। एक नेचुरल गैस का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 1250 इज़ द लॉट साइज़, और एक नेचुरल गैस का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका लॉट साइज़ है 250। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर हम ऑप्शंस के बात करते हैं तो नेचुरल गैस का जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो है ऑप्शन का भी वर्जन अवेलेबल है, जहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं अगर मार्जिन दे के फ्यूचर्स में ट्रेड करना न पसंद करते हैं तो वो ऑप्शंस को भी जस्ट आप प्रीमियम 1-2-3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज ए प्रीमियम पे करके ऑप्शन से भी आप आपका जो है रिस्क या रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। और आइडियली केस स्टडी की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल की भी हमने बात की, तो नेचुरल गैस फ्रंट पे भी देखिए हेजिंग बिकम्स अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, स्पेशली जो नेचुरल गैस को एज ए रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। रिसेंटली हमने देखा जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो रशिया वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोपियन कंट्रीज़, और जैसे विश्वमोहन जी ने भी बताया कि इसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है मेजरली। तो यूरोपियन स्मेल्टर्स जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स थे, हाई पावर कॉस्ट की वजह से, क्योंकि सप्लाई कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुई यूक्रेन रशिया वॉर के चलते, तो सप्लाई क्योंकि कम हो गई तो एकदम से प्राइसेस जो हैं स्काई रॉकेट हो गए। तो जो पावर के जो प्राइसेस थे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो स्काई रॉकेट हो गए, ऑल टाइम हाई पे छूने लगे। तो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, स्मेल्टर्स थे, जिन्होंने हेज नहीं किया था नेचुरल गैस के रॉ मटेरियल को देखते हुए, तो उनका कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो है इम्पैक्ट हो गया, वो लॉस मेकिंग सेटअप बन गया उनका, और बहुत सारे स्मेल्टर्स जो हैं बंद हो गए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है बहुत सारे MSMEs को मिलता है कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं जिससे आप एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं फ्रीक्वेंटली डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं, तो हेजिंग बिकम्स दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो फ्यूचर्स के द्वारा भी आप आपके फिजिकल रिस्क को हेज कर सकते हैं काउंटर पोजीशन लेके, और जिनको मार्जिन नहीं ब्लॉक करना है, जिनको लगता है कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें बहुत हाई है, मुझे मार्जिन दे के फ्यूचर्स में हेज करने में नुकसान हो रहा है, तो
तो वैसे क्लाइंट्स जो हैं थोड़ा बहुत ऑप्शंस के ज़रिए भी हेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक नॉमिनल प्रीमियम देके अपने फिजिकल एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। रेगुलर और मिनी कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बताया, ये जो है इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ओके। और जो नेचुरल गैस का जो यूजेज ना, कई सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो सीमेंट हो, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्सटाइल कंपनियां भी अपने रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है, फर्टिलाइज़र कंपनियां करती है। तो चलिए अलग अलग प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो नेचुरल गैस ऑप्शंस के बारे में कुणाल जी से और समझते हैं। कुणाल जी, क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी लिक्विड है। पार्टिसिपेशन एक्सपायरी के हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ऑप्शंस में। क्या बारीकियां हैं जो नए ट्रेडर है अगर नेचुरल गैस ऑप्शंस से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? आई थिंक वही जो फर्स्ट नेचुरल गैस के लिए ही मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में बताया। सो नेचुरल गैस के ऑप्शन में कोई आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ द शो में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहा था, और आई एलोबरेटेड ऑन द सेम। जस्ट टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, नेचुरल गैस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें ही आप पोजीशन लेके नेचुरल गैस के फार मंथ में आप हेजिंग कर सकते हो ऑप्शन लेके। सो इसमें आई हैव नथिंग न्यू टू से। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं रुचि आपसे, इसके कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्टिंग के बारे में। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो किस तरह की कॉस्टिंग आती है, क्योंकि हेजर्स ये भी देखते होंगे कि उनका कितना कॉस्ट उसके लिए जाएगा हेज करने के लिए। तो फुल कॉन्ट्रैक्ट अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं नेचुरल गैस का मिनी का, क्या किस तरह के मार्जिन नियम है वहाँ पर? सो मार्जिन नियम मेन कॉन्ट्रैक्ट और मिनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम है। तो जो नेचुरल गैस का हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1250 MMBTU का है, और जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो 1/5 है, तो 250 MMBTU। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर सपोज नेचुरल गैस मेन कॉन्ट्रैक्ट में 20% मार्जिन है तो इसमें 1/5 मार्जिन छोटे कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा। और उसी हिसाब से अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना, अभी जब फ्यूचर्स में SME स्मॉल कंपनी है उसका कंजम्पशन एक ग्लास यूनिट है सपोज, अब फिरोज़ाबाद बेल्ट एक ऐसी है जिसमें बहुत छोटे छोटे ग्लास यूनिट्स हैं जिनका नेचुरल गैस कंजम्पशन लाइक उनकी उत्पादन कॉस्ट के अराउंड 30 से 40% तक होता है। तो अगर वो 1250 MMBTU का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, बिकॉज मार्जिन, इनिशियल मार्जिन भी देना पड़ता है, मार्क टू मार्केट भी रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर वो अपने जितना उनका कंजम्पशन, छोटा कंजम्पशन है, तो वो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में हेज करके ऑपोजिट पोजीशन 1/5 मार्जिन में काम कर सकते हैं। ओके। और उसी हिसाब से अगर उनको, हमने देखा है कि कुछ हेजर्स जो हैं वो क्रॉस स्ट्रेटजी भी बिठाते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस को लेके, जिसमें उनको 75% स्प्रेड बेनिफिट भी मिल जाता है, प्लस उनका जब ऑप्शंस में अगर वो बाय लेग पे हैं तो कोई मार्जिन नहीं लगता है, प्रीमियम तक उनका सब लिमिटेड है प्रीमियम, और अगर शॉर्ट लेग पे हैं तो ही मार्जिन लगेगा। तो क्रॉस स्ट्रैटेजीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी हेजिंग के लिए हमने देखे हैं कि बहुत यूजफुल रहते हैं, जिसमें उनका कम कैपिटल में वो अपना पोजीशन हेज करके चल सकते हैं। ओके। APIs की भी एंट्री कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा हम लगातार बात कर भी रहे हैं, तो क्या उनका रिस्पॉन्स नेचुरल गैस को लेकर जाए किस तरह का है, और क्या उनको इससे APIs के आने के बाद कुछ डेप्थ बढ़ी है, उसकी वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा दिख रही है, या पहले से इस तरह की लिक्विडिटी है? नहीं, विश्वमोहन जी, दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, और FPIs के लिए आज के दिन में 2 ही कॉन्ट्रैक्ट्स में विंडो खुले हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंडेक्स में। तो वहाँ भी इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जिसके कारण लिक्विडिटी और डेप्थ दोनों देखने को मिल रहा है। आई थिंक रुचि इस पे ज़्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे, उनके पास डेटा होगा। आप बताइए क्या किस तरह का पार्टिसिपेशन है FPIs की तरफ से? FPIs की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन है, लाइक अगर हम देखें कि कितने काउंट नंबर ऑफ FPIs ने रजिस्टर किया है, वो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है। प्लस मैंने बताया जैसे अभी अप्रैल से अब तक लेके लाइक 6 महीने में समझिए तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर FPIs कर चुके हैं MCX प्लेटफॉर्म पे, जो एक मतलब उनके लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना भी, बिकॉज FPIs के देश में करते हैं हेज, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइसिंग समझना, और ये तभी FPIs का आना तभी पॉसिबल था क्योंकि पहले से मार्केट हमारे MCX के प्लेटफॉर्म पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी लिक्विडिटी थी कि FPIs का इजी एंट्री एग्जिट हो सके। इम्पैक्ट कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो FPIs के लिए बहुत बड़ा मैटर रहता है। ओके। तो अगर पहले लिक्विडिटी नहीं होती तो इन FPIs का भी एंट्री नहीं हो पाता। रुचि, एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्रूड के इंटरनेशनल इतने लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो API यहाँ पर आके क्यों हेज करेंगे या क्यों यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे?
FPIs यहाँ पे आके हेज करेंगे। अभी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे रशिया वगैरह, उन पर अभी US और दूसरे मार्केट्स में जाने पर बैन है। सो नेचुरली उनका एक्सपोजर इंडिया, प्लस FPIs का काफ़ी फिजिकल लेग पर भी है, जिनका फिजिकल लेग बाहर है और वो यहाँ पर हेज करना चाहते हैं, हेज भी करते हैं प्लस इन्वेस्ट भी करते हैं। बिकॉज इक्विटी साइड में भी हम देखें तो उनका डॉलर रुपी का भी रहता है, करेंसी को देख के भी वो इस चीज़ को हेज करते हैं। इक्विटी मार्केट में भी वो बाहर के देशों में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी करते हैं इंडेक्स में। वैसे ही इन कमोडिटीज़ में भी FPIs दोनों लेग पे हमने देखे हैं, कुछ का फिजिकल लेग अब्रॉड है और उनका वो यहाँ पे करना चाहते हैं हेज, प्लस कुछ प्योर इन्वेस्टर के तौर से भी, बिकॉज डॉलर रुपी के मूवमेंट और उनको इंडिया में पैसा लगाना है तो इंडिया में उस हिसाब से भी करते हैं, बिकॉज जो डॉलर रुपी वीकन उसका स्ट्रेंथ रहता है उसके बेसिस। ओके, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि प्राइसेस हम सेट भी नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है, इसके बाद भी क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की तरफ देखें। अब तो इक्विटी है नहीं कि यहाँ पर अगर वो रिलायंस में पैसे लगा रहा है तो रिलायंस ग्रोथ हो रहा है, यहाँ तो ग्रो कहीं और से हो रहा है और वहाँ हमारी नज़र रहती है, इसलिए मेरा सवाल था। चलिए प्राइस आउटलुक की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस को लेकर कई सारे सवाल भी है। एक सवाल रमेश जी नाम है, उन्होंने गाजियाबाद से सवाल भेजा है, वो आउटलुक जानना चाह रहे थे। कुणाल जी आपसे मेरा ये सवाल होगा, प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे थे क्रूड ऑयल को लेकर, क्या लग रहा है, आप क्या उनको सलाह देंगे करना चाहिए? वो छोटी SMEs वाले हैं, वो आपसे सलाह चाह रहे हैं कि आगे किस तरह की दिशा आपको दिख रही है कच्चे तेल की? सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है क्रूड में अभी तक वो है ओपेक का कंप्लायंस कमज़ोर होते जा रहा है। जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट, ओपेक प्लस ने जो प्रोडक्शन कट डिक्लेयर किए, सो बहुत सारी कंट्रीज़ दे आर नॉट स्टिकिंग टू दैट प्रोडक्शन कट्स और वो अपने हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कोटा है उसमें। तो क्रूड की जो सप्लाई है वो डिमांड से अभी फ़िलहाल बढ़ गई थी और उसी के कारण हमने एक फॉल देखा। सो जब ये ओपेक प्लस की अभी जो हफ्ते पहले मीटिंग थी उसमें भी डिक्लेयर किया गया और प्रोडक्शन कट करेंगे। सो मार्केट इज़ डाउटिंग दैट कि ये लोग बोल रहे हैं पर प्रोडक्शन कट कैसे होगा जबकि जो पहला कोटा था वो भी फुलफिल नहीं किया गया है। सो इसके चलते हुए हमने ऑयल में एक अच्छी मंदी देख ली है। मेरी राय में $65 मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है, उसके नीचे मुझे ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ऑल द नेगेटिव न्यूज़, चाइना से डिमांड ग्रोथ लॉस, US का डिमांड, ये सभी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो यहाँ पे प्राइस इन होते हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से ग्रेजुअल आपको एक अपटिक देखने मिलेगा व्हेन इट कम्स टू ऑयल। ऑयल यहाँ से धीरे धीरे अराउंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स $78 to $80। सो आफ्टर अ ह्यूज करेक्शन फ्रॉम $93-94 टू $68, $2-3 का मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है। पोजिशनिंग अभी यहाँ से तेज़ी की बिल्ड करनी चाहिए आपको और $80 तक कंजर्वेटिवली आने वाले 2 से 3 महीने में आपको ऑयल जाता हुआ देखने मिल सकता है। ठीक है, और राइट, तो ये बात तो व्यूअर्स की क्वेरी की है। एक और सवाल है, इनफैक्ट राकेश जी ने हमें सवाल भेजा है गाजियाबाद से। उनका ये कहना है कि हेजिंग करने की अगर सोचते भी हैं, वो टायर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हेजिंग करने की कॉस्ट उनके लिए ज़्यादा हो जाती है तो वो इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करें, यानी कैसे हेजिंग राइट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए हेजिंग को लेकर भी, ये हम समझना चाहेंगे। कुणाल एक बार फिर से बताएं। हेजिंग कॉस्ट से जहाँ तक की बात करेंगे आप, नाइमेक्स पे तो हेज करने का इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता है। इंडिया में ही अगर हेजिंग इतना लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है तो व्हेन यू कंपेयर द कॉस्ट बेनिफिट है तो यहाँ पे थोड़ा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है जो गवर्नमेंट लगाती है, CTD कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एज कम्पेयर टू द नाइमेक्स। बट इट हार्डली मैटर्स व्हेन यू आर, इफ़ यू आर नॉट अ बिग हेजर देन आपको डेफिनेटली जो भी आपकी प्रोड्यूस है, आप टायर रबर मैन्युफैक्चरिंग हो तो आप टायर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो भी क्रूड में प्लस या माइनस आता है तो रफली हमने देखा है 80 to 85% कोरिलेशन रहता है रबर केमिकल्स के प्राइजेस का ऑयल के साथ। तो जो भी आपकी प्रोड्यूस है आप उसको एक्सचेंज पे हेज कर सकते हो। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। सो अगर आप टायर प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको एक्स फॉर एग्जांपल 100 टायर्स बेचने हैं तो इतना आप वैल्यू वाइज क्रूड का पोजीशन आप सेल कर सकते हो MCX पे। अगला सवाल विनोद ने भेजा है महाराष्ट्र से। ये ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि अगर एंट्री करता हूँ वायदा बाज़ार के जरिए तो क्या हमारे लिए सही होगा? छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, इनके रॉ मटेरियल में भी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं सवाल। रमेश जी आपसे मेरा ये सवाल होगा, क्या उनको क्या सलाह देंगे आप विनोद जी को? जो भी छोटे ग्लास के कंपनी है
रुचि जी ने बताया कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है, 1/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस के अंदर 250 MMBTU, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। उससे पहले एक सवाल ये था कि खर्चा कितना है, राइट? सो ऑब्वियसली मुझे हेज करना है नहीं करना है, फर्स्ट वो कैलकुलेशन करके चलना चाहिए कि हेज करने से फ़ायदा रहेगा नहीं रहेगा। तो इन केस मैं तो यही सलाह देता हूँ, हर एक कंपनी को अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, कितना हेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एट व्हाट प्राइस। एंड हेजिंग विल नॉट कम फ्री नहीं आएगा, नथिंग इज़ फ्री, देयर इज सम कॉस्ट। तो जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर अपना प्लान बना रहे हैं, हेजिंग के लिए इतना कॉस्ट करके वन हैज़ टू डिप्लॉय दैट मच ऑफ कॉस्ट, राइट? हेजिंग विल नॉट हैपन एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। वो कॉस्ट को लेके, अपना रॉ मटेरियल को लेके प्लान करके दे शुड डू द हेजिंग। ओके, यानी हेजिंग के भी कॉस्ट होंगे, आपको उसके लिए अब किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी आप सलाह ले सकते हैं, ताकि आप अपने रिस्क को कम करें और आपके जो कारोबारी मार्जिन है उसको आप बनाए रख सकते हैं, बचा सकते हैं। ये ज़रूरी है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए हेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। शुक्रिया रुचि जी आपका, जय आपका, रमेश जी, कुणाल जी और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे स्टूडियो आए और इस खास पैनल को और भी खास बना दिया। तो इस एनर्जी पैनल के बाद, जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपके लिए एग्री मार्केट का खास पैनल होगा, जहां पे एग्री मार्केट के एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम अगले 2 घंटे तक बताने वाले हैं। और साथ ही अगर आपका फिजिकल में कारोबार है या किसान हैं, प्रोसेसर्स हैं, मिलर्स हैं, वो कैसे तैयारी करें, पूरी डिटेल्स अगले 2 घंटे तक हम बताएंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए कमोडिटी महाकुंभ के साथ।